दोस्तों, 7 साल पहले दोनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दूसरे की खुशियों और दुखों के साथ ही थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। एक दोस्त कड़ी मेहनत कर एसपी बन गया, तो दूसरा वक्त की मार झेल अपराधों की दुनिया में फंस गया। लेकिन दोस्तों, एक दिन वही दोस्त, जो अब एसपी था, अपनी जेल का निरीक्षण करने के लिए निकला। जैसे ही वह जेल के गेट पर पहुंचा, तो सामने खड़े एक कैदी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे खड़ा वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका वही बचपन का मुस्लिम दोस्त था, जिसने एसपी की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में मदद की थी। अब जैसे ही दोनों की आंखें मिलीं, तो एक पल के लिए वक्त थमसा गया। लेकिन इसके बाद एसपी दोस्त ने अपने इस मुस्लिम दोस्त को छुड़ाने के लिए जो किया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैपुर में दो अनोखे दिल, दो अलग रंगों के इंसान बचपन से ही साथ पलते बढ़ते रहे। वहां के सादे वातावरण में, जहां मिट्टी की खुशबू और गर्मी भरी हवा में दोस्ती की महक बसी रहती थी, अमित कुमार और आरिफ खान ने एक दूसरे के साथ खेलते खेलते जिंदगी के पहले पन्ने सजाए। अमित एक ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा, जहां परंपरागत मूल्यों, कड़ी शिक्षा और नैतिकता की कसौटी पर उसका पालन पोषण हुआ। वहीं आरिफ खान एक मुस्लिम परिवार से था, जिसके पिता मेहनत से दर्जी का काम करते थे और मां ने घर की देखभाल में अपना सब कुछ लगा दिया था। दोनों में से एक का दिल जो कभी साफ और सपनों से भरा था, वहीं दूसरे में कभी कभी मौन सा दर्द झलकता था। बचपन से ही अमित ने बड़े सपने संजोए और उसने ठान लिया कि वह समाज में बदलाव लाएगा, कानून की दुनिया में एक मुकाम हासिल करेगा। वहीं आरिफ ने भी अपने पिता के साथ मेहनत की, लेकिन उसके सपने अक्सर परिस्थितियों और सामाजिक बाधाओं में उलझ जाते दिखते थे। समय के साथ अमित ने अपनी मेहनत और लगन से उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में प्रवेश किया और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर धीरे धीरे उस पद पर पहुंचा, जहां से अब वह एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के रूप में मशहूर था। अपनी सख्त वर्दी, अनुशासन और न्यायप्रिय रवैये के कारण अमित का नाम पूरे जिले में सम्मान और विश्वास के साथ लिया जाने लगा। लेकिन इसी दौरान अमित की व्यस्त दिनचर्या, नए सपने और नए रिश्तों में उलझ जाने के कारण उसने धीरे धीरे अपने बचपन के दोस्त आरिफ खान को भूलना शुरू कर दिया। आरिफ, जो कभी अमित के साथ खेतों में, गलियों में और मेलों ठेलों, मौसमी त्योहारों में अपनी हंसी बांटता था, अब अपनी जिंदगी के संघर्षों में उलझ चुका था। उसके परिवार की आर्थिक तंगी, सामाजिक असमानता और अपने सपनों की परछाइयों ने उसे ऐसे रास्तों पर धकेल दिया, जहां कानूनी परेशानियां भी आम हो गई थीं। 7 साल बीत गए। अमित अब एक ऊंचे पद पर था, जबकि आरिफ की जिंदगी में उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहा। और फिर एक दिन, जब अमित अपने ऑफिस में एक जरूरी मामले पर काम कर रहा था, तब एक अनपेक्षित सूचना ने उसके होश उड़ा दिए। आरिफ खान, बचपन का वह प्यारा दोस्त, जिसे उसने कभी याद नहीं किया था, अब एक गंभीर आर्थिक और आपराधिक मामले में फंसकर जेल में बंद था। यह खबर अमित के दिल को एक अजीब सी ठंडक से भर गई, क्योंकि उसके मन में अब भी बचपन की वह पुरानी यादें और दोस्ती के मीठे पल थे, जो कहीं खो गए थे। अब यह सवाल उठता है कि क्या अमित अपने उच्च पद, आधुनिक दुनिया और नई जिंदगी में इतने व्यस्त होने के बावजूद अपने पुराने रिश्तों की अहमियत को समझ पाएगा? क्या वह उस आरिफ से मिलने जाएगा, जिसे उसने अनजाने में भूलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हुए पीछे छोड़ दिया था? यही सवाल इंतजार कर रहा है उस आगामी मोड़ का, जहां एक पुराने दोस्त की जेल की दीवारें और अमित के बदलते दिल के बीच क्या होता है, और इस कहानी का अगला अध्याय किस तरह से खुलता है। अमित कुमार जब जेल के निरीक्षण के लिए पहुंचा, तो उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जेल के गेट पर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात थी, और कैदियों की आवाजों के बीच वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर जाते ही जेल अधीक्षक ने उन्हें सलाम किया और ताज़ा मामलों की जानकारी देने लगा। तभी अचानक अमित की नज़र उन कैदियों की सूची पर पड़ी, जिनकी पेशी अगले हफ्ते थी। एक नाम ने उनकी धड़कनें रोक दी, आरिफ खान। वही आरिफ, जिसे उन्होंने अपने बचपन की हर खुशी और हर दुख में शामिल पाया था।
कुछ पल के लिए अमित का मन अतीत में खो गया। वे दो लड़के जो एक साथ खेतों में खेलते थे, आम के बगीचों में चोरी से फल तोड़ते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे और भविष्य में कुछ बड़ा करने के सपने देखते थे। लेकिन अब वही दोस्त एक अपराधी के रूप में उनके सामने था। अमित ने तुरंत जेल अधीक्षक से कहा, मुझे इस कैदी से अकेले में मिलना है। अधीक्षक ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन बिना किसी सवाल के आदेश का पालन किया। कुछ मिनट बाद एक कांस्टेबल ने लोहे की मोटी सलाखों के पीछे खड़े दुबले-पतले शख्स को अमित के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और कपड़े मैले कुचैले थे। अमित की आंखें अपने पुराने दोस्त को देखकर कांप उठीं। आरिफ, उनकी आवाज भारी हो गई थी। आरिफ ने धीरे से सिर उठाया और जब उसकी नज़र सामने खड़े अमित पर पड़ी, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर वह बुझ गई। एक फीकी हंसी के साथ उसने कहा, तो अब तुम एसपी साहब बन गए हो। तुम्हारे सामने मैं एक अपराधी हूं। अमित की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब कैसे हुआ, आरिफ? तुम यहां कैसे पहुंचे? आरिफ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब तुम आगे बढ़ गए तो मैं पीछे छूट गया, अमित। मेरी दुनिया वैसी नहीं थी जैसी तुम्हारी थी। तुम्हारे पास किताबें थीं, मेरे पास घर चलाने की जिम्मेदारी। जब तुम पुलिस अकादमी में पढ़ रहे थे, मैं काम की तलाश में गलियों में भटक रहा था। हालात ने मुझे इस मोड़ पर ला दिया। मुझे गलत इल्जाम में फंसाया गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। क्या सच में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पीछे छोड़ दिया था? क्या उसका पद और प्रतिष्ठा उसकी पुरानी दोस्ती से ज्यादा अहम हो गए थे? सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे और उसके सामने खड़ा आरिफ अपने ही जीवन की कहानी को बेबसी से सुनाने में जुटा था। अब अमित को तय करना था, क्या वह एक पुलिस अफसर बनकर कानून के दायरे में रहकर फैसला करेगा, या फिर एक पुराना दोस्त बनकर सच की गहराई में उतरकर आरिफ को बचाने की कोशिश करेगा? अमित के मन में बचपन की यादें किसी चलचित्र की तरह चलने लगीं। आरिफ के साथ बिताए वो दिन, जब दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, एक दूसरे की किताबों से पढ़ते थे और बड़े होकर समाज में कुछ अच्छा करने का सपना देखते थे। लेकिन आज उनकी जिंदगी दो अलग दिशाओं में चली गई थी। अमित एक सम्मानित एसपी बन चुका था और आरिफ सलाखों के पीछे कैदी नंबर 786 के रूप में खड़ा था। अमित की आत्मा जैसे भीतर से हिल गई थी। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे सच सच बताओ, आरिफ। क्या तुमने कोई जुर्म किया? आरिफ ने गहरी सांस ली और आंखें झुका लीं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने भारी आवाज में कहा, अमित, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन हालात ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, तब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कोई नौकरी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। छोटे भाई बहनों के पेट की आग बुझाने के लिए मैंने गलत लोगों से उधार लिया। लेकिन जब चुका नहीं पाया, तो उन्हीं लोगों ने मुझे गैरकानूनी धंधों में धकेल दिया। एक दिन जब मैंने इस गुनाह से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझ पर एक हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया। आरिफ की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। अमित के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। वह खुद एक ईमानदार पुलिस अफसर था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि कई बार कानून भी किसी निर्दोष को अपराधी बना सकता है। आरिफ ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम जानते हो, अमित, जब मैंने सुना कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त एसपी बन गया है, तो मेरे दिल में उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था कि अगर कोई मुझे इस झूठे इल्जाम से बचा सकता है, तो वह तुम हो। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। तुम अफसर बनकर बाहर खड़े रहोगे और मैं कैदी बनकर सलाखों के पीछे। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर का इंसान और पुलिस अफसर आपस में लड़ रहे थे। क्या वह अपने दोस्त की मदद कर सकता था? क्या वह इस केस की दोबारा जांच करवा सकता था?
या फिर उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा, भले ही उसका बचपन का दोस्त फंस चुका हो। यह सवाल अब अमित के सामने किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। उसे तय करना था कि वह एक सख्त पुलिस अफसर बनेगा या फिर एक वफादार दोस्त जो अपने बचपन के साथी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। आरिफ की कहानी सुनने के बाद अमित का मन अशांत हो उठा। वह एक तरफ दोस्ती के उस कर्ज को महसूस कर रहा था जिसे सालों तक उसने अनदेखा कर दिया था, और दूसरी तरफ उसका पुलिस अफसर का कर्तव्य उसे निष्पक्ष रहने के लिए कह रहा था। लेकिन एक बात तो साफ थी, अगर आरिफ सच में निर्दोष था तो वह उसे इस तरह सलाखों के पीछे सड़ने नहीं दे सकता था। अमित ने बिना कुछ कहे जेल के रिकॉर्ड को देखने का इशारा किया। कुछ ही मिनटों में फाइल उसके सामने रख दी गई। वह ध्यान से हर दस्तावेज को पढ़ने लगा। चार्जशीट में दर्ज किए गए आरोपों और सबूतों की समीक्षा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक पेचीदा था। गवाह कौन थे? अमित ने जेलर से पूछा। 2 लोग थे साहब। दोनों ही इलाके के जाने माने अपराधी हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी कि हत्या आरिफ ने की थी। अमित की भौहें तन गईं। अपराधी खुद किसी पर गवाही दें, इसका मतलब था कि कहीं न कहीं कोई साजिश थी। उसने आगे सवाल किया, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और एफआईआर में क्या समानता थी? जेलर ने कुछ कागज निकाल कर दिखाए। अमित ने गौर किया कि आरिफ को फंसाने के लिए पूरे केस में कई झोल थे। एफआईआर और चार्जशीट में विरोधाभास था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या का समय वह नहीं था जो पुलिस ने दर्ज किया था। इसका मतलब था कि कोई इस केस को जबरदस्ती आरिफ पर थोपना चाहता था। अमित के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसके दोस्त की जिंदगी का सवाल था। अगर उसने इसे नजरअंदाज किया तो आरिफ को बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने इसे दोबारा खोला तो उसे अपनी पूरी व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। आरिफ, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, धीरे से बोला, अमित, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने करियर को किसी मुश्किल में डालो। मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार पुलिस अफसर हो और तुम्हें वही करना चाहिए जो कानून कहता है। अगर मेरी किस्मत में जेल ही लिखी है तो मैं इसे मंजूर करूंगा। अमित ने उसकी तरफ देखा। यह वही आरिफ था जिसने स्कूल के दिनों में हमेशा उसका साथ दिया था, मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी और आज भी अपनी बेबसी के बावजूद उसकी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमित अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और ठोस आवाज में कहा, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, उसे सही तरीके से लागू करना भी जरूरी होता है। मैं इस केस की दोबारा जांच करवाऊंगा और अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें यहां से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। आरिफ की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अमित अब ठान चुका था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को यूं ही छोड़ देना भी उसके लिए नामुमकिन था। अमित अब इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने आरिफ के केस की सभी फाइलों को अपने ऑफिस मंगवाया और पूरी रात उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने लगा। जैसे जैसे वह सबूतों की परतें खोलता गया, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने एक गहरी साजिश का खाका साफ होता गया। सबसे पहले उसने गवाहों की पृष्ठभूमि खंगाली। जिन 2 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी, उनका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड था। दोनों के खिलाफ कई संगीन अपराधों के केस दर्ज थे, लेकिन वे हर बार किसी न किसी तरह बचते आ रहे थे। अमित को शक हुआ कि कहीं किसी ताकतवर व्यक्ति ने इन्हें गवाही देने के लिए मजबूर तो नहीं किया। उसने उन दोनों के पुराने केसों को मंगवाया और देखा कि उनकी गिरफ्तारी कई बार हुई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी बड़े आदमी के दबाव में वे छूट जाते थे। अगर ये दोनों खुद अपराधी हैं, तो पुलिस ने इनकी गवाही को इतना महत्व क्यों दिया? अमित ने खुद से सवाल किया। अब अमित ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा देखा। हत्या का समय एफआईआर में दर्ज समय से मेल नहीं खा रहा था। इसका मतलब था कि पुलिस ने केस दर्ज करने में जल्दबाजी की थी या फिर जानबूझकर सबूतों में हेरफेर किया गया था। इसके बाद उसने उस पुलिस अधिकारी की फाइल निकलवाई
जिसने आरिफ को गिरफ्तार किया था। जब अमित ने उसके पुराने रिकॉर्ड देखे तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। वह अधिकारी कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त पाया गया था, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण हर बार कार्रवाई से बच जाता था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। अमित को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। हो सकता है कि असली हत्यारा कोई और हो, लेकिन आरिफ को सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर आरिफ को फंसाने की वजह क्या थी। अमित ने आरिफ से पूछा, क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? कोई पुरानी दुश्मनी? आरिफ ने कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, सालों पहले मैं इलाके के कुछ दबंग लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ था। वे गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी थीं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वे मुझे इस तरह फंसा देंगे। अब अमित को पूरा यकीन हो गया था कि यह मामला एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। आरिफ को एक पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए फंसाया गया था। लेकिन इसके पीछे कौन था? और क्या अमित इस साजिश को उजागर कर पाएगा? यह जानने के लिए उसे और गहराई से जांच करनी थी। अमित अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि आरिफ को जानबूझकर एक बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया था, लेकिन उसके पास अभी ठोस सबूत नहीं थे, जिनके आधार पर वह कोर्ट में मामला फिर से खुलवा सके। उसे उन लोगों तक पहुंचना था, जिन्होंने आरिफ के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। अगर वह उनमें से किसी एक को भी सच्चाई बताने के लिए राजी कर लेता, तो मामला पलट सकता था। अमित ने सबसे पहले उन दो गवाहों में से एक, रमेश यादव की तलाश की। रमेश इस वक्त शहर के बाहरी इलाके में रह रहा था और अमित को यह भी पता चला कि वह हाल ही में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि रमेश को गुप्त रूप से थाने बुलाया जाए, ताकि वह बिना किसी दबाव के बात कर सके। जब रमेश अमित के सामने बैठा तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमित ने सीधे उससे पूछा, सच सच बता, तुझे किसने कहा था कि आरिफ के खिलाफ गवाही दे? रमेश पहले तो घबराया, लेकिन जब अमित ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सच्चाई बताएगा तो उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाएगी, तो उसने हकीकत बयां कर दी। साहब, मैंने झूठी गवाही दी थी। मुझे मजबूर किया गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने आरिफ के खिलाफ नहीं बोला तो मुझे भी उसी केस में फंसा दिया जाएगा, रमेश ने कांपते हुए कहा। अमित की शंका अब और मजबूत हो गई थी। उसने रमेश से पूछा, किसने तुझे धमकाया था? रमेश ने एक नाम लिया, विजय प्रताप सिंह। यह नाम सुनते ही अमित के चेहरे पर गंभीरता छा गई। विजय प्रताप सिंह शहर के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक था, जिसका पुलिस महकमे में भी जबरदस्त रसूख था। अगर वह इस मामले में शामिल था, तो इसका मतलब था कि यह साजिश कहीं ज्यादा बड़ी थी, जितना वह सोच रहा था। अब अमित को समझ में आने लगा था कि आरिफ को फंसाने के पीछे सिर्फ पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल थी। विजय प्रताप सिंह ने जानबूझकर आरिफ को इस केस में फंसाया था, ताकि वह अपनी सत्ता बचा सके और किसी को यह न लगे कि असली हत्यारा वही है। लेकिन अब सवाल यह था कि अमित इस साजिश को कैसे उजागर करेगा। विजय प्रताप सिंह जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से कानून के शिकंजे में नहीं आने वाला था। अमित को बेहद सावधानी और चतुराई से आगे बढ़ना था, ताकि वह इस खेल को पूरी तरह पलट सके। अब अमित को यकीन हो गया था कि विजय प्रताप सिंह ही वह शख्स था, जिसने आरिफ को झूठे केस में फंसाया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ और पुख्ता सबूतों की जरूरत थी, ताकि विजय प्रताप को बेनकाब किया जा सके। वह जानता था कि अगर उसने सीधे विजय पर हाथ डालने की कोशिश की, तो राजनीतिक दबाव आ सकता था और पूरा मामला हाथ से निकल सकता था। इसलिए उसने एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला किया। अमित ने अपनी टीम के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया और पूरी योजना समझाई। उन्होंने तय किया कि वे रमेश यादव की मदद से विजय के खिलाफ एक फंदा बिछाएंगे। इसके लिए सबसे पहले रमेश को विजय से मिलवाया गया, जहां उसने डरने का नाटक करते हुए कहा कि पुलिस उस पर शक कर रही है और वह अब और झूठ नहीं बोल सकता।
रमेश ने यह भी कहा कि अगर विजय उसे बचाने के लिए कुछ पैसे और सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेगा तो वह पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा। विजय इस झूठी बातचीत के झांसे में आ गया। उसने रमेश को भरोसा दिलाया कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन इसके बदले उसे चुप रहना होगा। यही नहीं, विजय ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह खुद भी गंभीर मुसीबत में फंस जाएगा। अमित और उसकी टीम ने इस पूरी बातचीत को गुप्त कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद अमित ने एक और चाल चली। उसने विजय के करीबी लोगों की कॉल डिटेल्स खंगाली और पाया कि घटना के दिन विजय का फोन लोकेशन उसी जगह ट्रेस किया गया था जहां हत्या हुई थी। मतलब विजय प्रताप सिंह घटना के दौरान मौके पर मौजूद था और इस तथ्य को अब झुठलाया नहीं जा सकता था। अब अमित के पास सब कुछ था, झूठे गवाहों की गवाही, कॉल रिकॉर्ड्स और खुद विजय का इकबाल जुर्म। ये सबूत इतने मजबूत थे कि अब ना तो कोर्ट इन्हें नजरअंदाज कर सकता था और ना ही राजनीतिक दबाव इन्हें दबा सकता था। लेकिन अमित जानता था कि विजय जैसा रसूखदार व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब सवाल यह था कि क्या अमित बिना किसी दबाव के विजय को गिरफ्तार कर पाएगा या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई और बड़ा खेल खेला जाएगा। अमित को अब और भी ज्यादा सतर्क रहना था, क्योंकि विजय प्रताप सिंह जैसे लोग आखिरी पल में कुछ भी कर सकते थे। अमित अब पूरी तरह तैयार था। उसके पास सारे सबूत थे, लेकिन सबसे अहम था सही वक्त पर सही कदम उठाना। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि विजय प्रताप सिंह को दबोचने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जाए। लेकिन वह जानता था कि विजय इतना बड़ा नाम है कि उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिल सकता है। इसलिए अमित ने एक और चाल चली। उसने मीडिया को इस केस की सारी जानकारी लीक कर दी। बड़े न्यूज़ चैनलों और अखबारों ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विजय प्रताप सिंह का चेहरा पूरे देश में बेनकाब हो गया। जनता में आक्रोश फैलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग करने लगे। राजनीतिक दबाव बढ़ने से सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अब समय आ चुका था। अमित ने अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों के साथ विजय प्रताप सिंह को उसके बंगले से गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां विजय के घर पहुंची, वह हैरान रह गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से उसे घेर लिया। गिरफ्तारी के दौरान विजय ने चिल्लाकर कहा, अमित, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो। मैं जेल से बाहर आते ही तुम्हें और तुम्हारे करियर को खत्म कर दूंगा। लेकिन अमित शांत था। उसने विजय की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, विजय प्रताप। अब तुम्हारा खेल खत्म। आरिफ, जो वर्षों से एक झूठे केस में जेल की सजा काट रहा था, उसे कोर्ट ने निर्दोष करार दिया और रिहा कर दिया गया। जब अमित ने जेल के बाहर आरिफ को गले लगाया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दे दोस्त, मुझे तुझे बचाने में 7 साल लग गए। आरिफ मुस्कुराया और बोला, सच्चे दोस्त कभी देर नहीं करते, अमित। तूने अपना कर्तव्य भी निभाया और अपनी दोस्ती भी। यही सबसे बड़ी जीत है। इस तरह न्याय की जीत हुई, दोस्ती फिर से जिंदा हुई और साजिश रचने वालों को उनकी सजा मिल गई। अमित ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सच्चाई को कोई झुका नहीं सकता।